हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज की इस पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में। आज का जो हमारा क्लासेस है वो बीए थर्ड ईयर ओल्ड कोर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो पेपर 7 है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं, उनका अध्ययन आज हम करेंगे। हम अपने लास्ट क्लासेस में हॉब्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी और आज की क्लास में हम लोग जो लॉक हैं, जॉन लॉक, उनके विचारों का अध्ययन करेंगे और उन्होंने मानव के स्वभाव संबंधी या प्राकृतिक अवस्था की जो चर्चा की है, उनके और हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम लोग। और सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत डॉक ने दिया है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उस सामाजिक समझौते सिद्धांत की विशेषता क्या है उसका अध्ययन हम लोग आज की क्लास में करेंगे। जॉन लॉक जो हैं वह एक उदारवादी विचारक हैं। भारतीय जो राजनीति शास्त्र है, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत उनका बहुत ही महत्वपूर्ण एक योगदान है। और जॉन लॉक जो हैं वह उदारवाद के जितने भी समर्थक और विचारक हुए हैं उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जॉन लॉक उनको उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि उनके दर्शन में उन्होंने अपने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन के सर्वोच्च लक्ष्य का स्थान प्रदान किया था। उदारवाद के उस समय दो प्रचलित जो रूप थे, एक पुरातन उदारवाद और दूसरा नवीन उदारवाद। तो पुरातन उदारवाद के समर्थक जो थे वो जो जेम्स मिल, जेफरसन, टॉमस पेन आदि विचारक ने किया था और राज्य को श्रेष्ठतम अवस्था में भी एक बुराई ही मानता है। उसे केवल एक प्रहरी के रूप में, वॉचमैन की तरह रूप प्रदान किया जाता है और राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित रखने के वो लोग पक्षधर रहे हैं। लेकिन लॉक जो है उदारवाद की नवीन जो धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और शासन को स्वतंत्रता की प्राप्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक साधन मानते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके जीवन परिचय के बारे में, इनका जीवन, जन्म और इनकी कृतियाँ, इनकी शैलियाँ क्या थी। तो जॉन लॉक का जो जन्म होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह एक राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक दर्शन के इतिहास में एक सुप्रसिद्ध जो है अंग्रेज दार्शनिक है। जिस तरह हॉब्स थे उस तरह से ये भी एक अंग्रेज दार्शनिक हैं। और जॉन लॉक का जन्म जो है वो प्यूटेरियन संप्रदाय के एक मध्यवर्गीय परिवार में 1632 में हुआ था और उच्च शिक्षा के लिए उन्हें ऑक्सफोर्ड भेजा गया और जहां उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की। और डिग्री हासिल करने के बाद फिर वो उसी ऑक्सफोर्ड जो महाविद्यालय था उसमें एक शिक्षक के रूप में वह कार्यरत हुए। लेकिन शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में उनकी जो है वो शुरू से ही वो उतनी रुचि नहीं थी, इसलिए वो जो है बाद में उसको छोड़कर जो डॉक्टर की पढ़ाई होती है, डॉक्टरी शिक्षा सीखना वो प्रारंभ करते हैं और उसकी शिक्षा लेते हैं। और
जो 15 वर्ष की शिक्षा के बाद जो है वो, जैसा कि मैंने कहा कि वो उसी वहीं पे पढ़ाने लगते हैं, और एमए की उपाधि को प्राप्त करने करने के बाद वह जो क्राइस्ट चर्च जो कॉलेज में यूनानी भाषा, दर्शन शास्त्र, अलंकार शास्त्र के ट्यूटर के रूप में वहाँ पढ़ाते हैं, काम करते हैं। लेकिन अभिरुचि नहीं होने के बाद वह उसको उस पद को त्याग देते हैं, और त्याग कर जो ऑक्सफोर्ड के विख्यात जो चिकित्सक डॉक्टर डेविस टॉमस थे के शिष्य बनकर औषधि जो शास्त्र है उसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। और जॉन लॉक जो है वो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी 1688 में, उसका भी वो समर्थन करते हैं। और अंग्रेज विचारक जो ये हैं जॉन लॉक, वो मानव अधिकारों का महान समर्थक थे, और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में भी लॉक का जो है वो प्रभाव देखने को मिला है, देखा गया है। और लास्ट में स्वास्थ्य की दुर्बलता के कारण से इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि बचपन से भी ही बहुत प्रतिभा के धनी थे, तो इन्होंने लगभग बहुत सारी किताबें जो हैं, रचनाएं जो हैं, लगभग 30 से भी ज़्यादा पुस्तकें इन्होंने लिखी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी लॉक एक लेखक के रूप में, एक शिक्षा, जीवन चरित्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, उद्यान शास्त्र तथा प्राकृतिक विज्ञान, ऐसे विभिन्न विषयों पर 30 से भी ज़्यादा पुस्तकें इन्होंने लिखी है। और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी पुस्तक है, कुछ पुस्तकों की हम चर्चा करेंगे, और जो सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी पुस्तक है वो है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, शासन पर 2 लेख, जो टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जो कि वहाँ पे इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, और उसके बाद जो है वो शासक जो नए गणतंत्र की स्थापना हुई, और संसदीय राजतंत्र जो था शासन, उसको स्थापित किया गया। और उसी क्रांति से मोटिवेट होकर उन्होंने ये 2 जो अपनी ग्रंथ जो है वो लिखा था। और इसके बाद इन्होंने इनकी जो अगली पुस्तक है वो है कि अ लेटर ऑन टॉलरेंस, ये जो है 1689 में लिखी गई। और उसके बाद इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक आई, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये इनकी पुस्तक का नाम था, जो 1690 में आई। इसके बाद उन्होंने एक और पुस्तक लिखी, जो पहली पुस्तक अ लेटर ऑन टॉलरेंस उन्होंने लिखी थी, और उसी का दूसरा जो भाग था या दूसरा जो पार्ट उन्होंने लिखा, अ सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेंस, जो 1690 में आई। इसके बाद थर्ड लेटर ऑन टॉलरेंस या 1692 में आई, एंड अ फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेंस, यह पुस्तक इनकी 1695 में आई। और इसके बाद एक और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्डिना, ये 1673 में इसका जो है ये जो है आई। इसके बाद इनको जानने के बाद हम इनकी शैलियों की चर्चा करें कि इनकी जो पुस्तकें जो लिखी गई हैं वो किन शैलियों में लिखी गई है। तो जॉन लॉक ने अपने राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादन में आगमनात्मक जो पद्धति है का सहारा लिया है, और उसने इस बात पर जोर दिया है कि समस्त ज्ञान का संचय अनुभव के द्वारा किया जाता है। यानी लॉक ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर ज़्यादा जोर दिया है, और आगमनात्मक जो पद्धति है के साथ साथ लॉक ने वर्णात्मक पद्धति को भी अपनाया है, वर्णात्मक पद्धति जो है उसको भी अपनाया है। और लॉक की जो पद्धति अनुभव पर भी आधारित है, और वैज्ञानिकता से प्रभावित है, मतलब साइंटिफिक मेथड्स में यह पुस्तक जो है वो लिखी गई है।
लॉक के द्वारा इन सब शैलियों का जो है यूज़ किया गया है। और इसको देखने के बाद अब हम चर्चा करेंगे कि जो लॉक हैं उन्होंने प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या कहा है, और जो उनके अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी वो क्या थी, और उसमें मानव का स्वभाव कैसा था। और उसके बाद हम उसमें और हॉब्स जो उनके पहले विचारक थे, उनसे पहले के जो विचारक थे जिन्होंने सामाजिक समझौतेवादी सिद्धांत में सर्वप्रथम जो है मानव स्वभाव की चर्चा की थी, उनसे हम उसकी तुलना करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो हॉब्स की भांति जो है वो लॉक ने भी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। लॉक का जो मनुष्य है, लॉक ने जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के स्वभाव के बारे में जो बताया है, तो उसका जो मनुष्य है वह प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया से पूर्ण प्राणी है। ये सब जो गुण है उसमें पाए जाते हैं। इसलिए उसकी प्राकृतिक अवस्था जो है प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था ना होकर शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता तथा स्वतंत्रता की अवस्था थी। मीन्स ठीक जो हॉब्स का जो प्राकृतिक अवस्था थी उससे अलग थी। और लॉक ने एक और जो इस पे इम्पोर्टेंट जो बात बताई है वो यह है कि जो लॉक का जो मानव है वो क्या है, विवेकपूर्ण है। वह विवेकपूर्ण मानव है। उसका जो गुण है वो क्या था कि वो मानव जो था वो विवेकी था और तर्कशील और विचारशील होता है। उसका यह मानना था कि मानव जो होता है वो विवेकशील होता है, तर्कशील होता है और विचारशील होता है। मनुष्य की तर्कशीलता और विवेकशीलता उसे नैतिक नियमों में मर्यादित रखती है। मनुष्य में पारस्परिक जो सहयोग और सामाजिकता जो गुण पाए जाते हैं, जैसे कि वह प्रेम, दया, शांति, एकता, सज्जनता और नैतिकता में विश्वास रखता है। लॉक के इस बात पर बहुत ज़्यादा बल दिया है कि सब व्यक्ति प्राकृतिक रूप से समानता की अवस्था में होते हैं। ये बात उसने काफ़ी इस बात पर फोकस किया है। लॉक ने जो प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो जितने भी लोगों की शक्ति, स्थिति, अधिकार को समान माना है कि प्राकृतिक अवस्था में वो समान था। और स्पष्टतः लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी लोग शक्ति का समान रूप से प्रयोग जो है वो करते थे और समान लाभ जो है वो अर्जित करते थे। इसके बाद लॉक ने मानवीय स्वभाव के संबंधित जो विचार को रखा है, उसमें कहा है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए इसका जो है हम लोग तुलनात्मक अध्ययन हॉब्स के साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और हम चर्चा करते हैं उसके प्राकृतिक अवस्था की और उसके मानव स्वभाव की। तो लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था की विशेषता थी, उस विशेषता उसकी यह थी कि उसमें व्यक्तियों को अधिकार भी प्राप्त थे। व्यक्तियों को अधिकार भी प्राप्त थे और उसमें व्यवस्था थी। व्यक्तियों के अधिकारों की भी व्यवस्था थी। और लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति और अन्य व्यक्ति को भी, वो सभी किसी को प्राप्त थे अधिकारों को जो है वो सभी को समान रूप से प्राप्त थे। और उसका मानना था कि प्राकृतिक जो अवस्था थी उस अवस्था में व्यक्ति को जो है वो मनुष्य को 3 तरह के अधिकार प्राप्त थे, और वो थे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और यही अधिकार उसने दिया भी है। प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है
उसने दिया है, और उसमें इस 3 तरह के राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी का जो 3 तरह के अधिकारों की जो है वो बात उसने की है। और लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान थी वो था उसका विवेक, जो विवेक द्वारा स्थापित व्यवस्था थी, और उसमें जो है विवेक से काम होता था। संपूर्ण जो मानवता जो थी वो विवेकपूर्ण निर्णय लेकर शांति के साथ जो है वो काम करती थी। और इस प्रकार जो प्राकृतिक अवस्था थी, जो लॉक ने जो जिस प्राकृतिक अवस्था की चर्चा की है, इस अवस्था में विवेक जनित प्राकृतिक जो नियम पर आधारित था, विवेक जनित प्राकृतिक नियम पर आधारित था। और यह नियम क्या था? यह नियम था कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जो जिसकी तुम दूसरों के प्रति आशा करते हो। मतलब आप ऐसा बर्ताव दूसरे के साथ करिए जैसा कि आप उससे चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ करे। और इस तरह से जो थी, जो प्राकृतिक जो अवस्था थी, लॉक के व्यक्ति जो थे वो प्राकृतिक अवस्था की, इस प्राकृतिक अवस्था के अनुसार जो है वो कार्य करते थे, चलते थे, और उचित तथा अनुचित, पाप तथा पुण्य, धर्म तथा अधर्म की स्वाभाविक भावना के अनुसार जो परस्पर एक दूसरे से व्यवहार करते थे। और इसलिए इस अवस्था को जो है वो प्राकृतिक अवस्था की स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं, या स्वर्ण युग की अवस्था भी कहते हैं। उन्होंने इसको स्वर्ण युग की अवस्था भी कही है। ये कुछ उनके प्राकृतिक अवस्था के बारे में थी। अब हम चर्चा करेंगे कि जो लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी और उसमें उसने जो मानव स्वभाव का चित्रण किया, और जो हॉब की प्राकृतिक अवस्था थी और उसमें जो उसने मानव स्वभाव के बारे में चिंतन किया है, उसमें डिफरेंसेस क्या है, क्या अंतर है। तो जो लॉक ने जो मानवीय स्वभाव पर जो के बारे में जो बताया है, वो क्या है कि लॉक का मनुष्य जो है वो एक सामाजिक, शांतिप्रिय और परोपकारी है, जबकि हॉब्स का जो मनुष्य है वो दुष्ट है, स्वार्थी, लोभी और बर्बर है। दूसरा जो अंतर है वो यह है कि लॉक का मनुष्य जो है वो नैतिक है और नैतिक नियमों के अनुसार काम करता है और कर्तव्य का भी जो है वो पालन करता है, जबकि जो हॉब्स का मनुष्य है जो है वो पूर्ण रूप से भौतिकवादी है। हॉब्स का मनुष्य पूर्ण रूप से भौतिकवादी है और उसके तमाम कार्य के पीछे उसका जो अपना निहित स्वार्थ होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। ये हॉब्स ने बताया था। लेकिन दूसरी तरफ लॉक ने कहा कि वह नैतिक मानव है, वह नैतिक मनुष्य है, और उसके साथ नैतिकता के साथ साथ उसमें कर्तव्य परायण के भी गुण हैं। जो तीसरा जो अंतर है वो लॉक का जो मनुष्य जो है वो सत्य है, सत्य और नैतिकता की महत्ता को समझता है। भले ही वह प्राण रक्षा के लिए असत्य का सहारा लेता है या हत्या करता हो, लेकिन उसकी महत्ता को समझता है। जबकि हॉब्स का जो मनुष्य है वह पूर्णतः जंगली है, और स्पष्ट है कि हॉब्स का जो मनुष्य है वह दुर्गुणों, एक तरह से कहा जाए तो वह दुर्गुणों की खान है, जो दुर्गुण है उसकी खान है, जबकि लॉक का जो मनुष्य है वो सद्गुणी है, सद्गुणों से परिपूर्ण है। उसके बाद हॉब्स ने मनुष्य को घोर स्वार्थी माना है और प्राकृतिक अवस्था को संघर्ष और युद्ध की अवस्था माना है, जबकि जो लॉक हैं उन्होंने कहा है कि मानवीय स्वभाव के संबंध में हॉब्स के ठीक विपरीत उन्होंने धारणा रखते हैं, अपनी विचार रखते हैं, और कहते हैं कि मानव जो है वो एक शांतिपूर्ण जीवन में विश्वास करता है। वह संघर्ष में विश्वास नहीं करता, वह लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता, वह शांतिपूर्ण जीवन में विश्वास करता है, हॉब्स ने कहा है। लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है वह राज्यहीन है, अवश्य है, परंतु समाजहीन नहीं है।
मतलब वो राज्य तो नहीं है लेकिन समाजहीन नहीं है, मतलब समाज है उसमें। लॉक की प्राकृतिक अवस्था जो राज्यहीन है में व्यक्ति तर्क और विवेक का प्रयोग करते हैं या प्रयोग करके शांतिपूर्ण रहते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन जीते हैं तथा स्वतंत्रता और समानता का उपभोग जो है वो करते हैं। और समन्वय एवं सहयोग के आधार पर, समन्वय एवं सहयोग के आधार पर सामाजिक अवस्था का कारण है। सामाजिक अवस्था जो भी है इसका कारण क्या है, तो प्राकृतिक नियम है। तो प्राकृतिक नियम के बारे में उसने क्या बताया है, इसको अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक नियम क्या है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक नियम के आधार पर जो है व्यक्ति एक दूसरे के साथ समन्वय करके शांतिपूर्ण जो है वो जीवन जीता है। तो लॉक ने प्राकृतिक नियमों के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास नहीं किया है। लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। चूँकि प्राकृतिक नियम नैतिक नियम है, उसका मानना है कि प्राकृतिक जो नियम है वो नैतिक नियम है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था को नैतिकता से परिपूर्ण अवस्था कहा जा सकता है। लॉक ने राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण जो है वो इसी प्राकृतिक नियम के आधार पर किया है। ये जो नेचुरल जो राइट है उसके आधार पर जो उसने किया है, अपने राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण का जो आधार है वो यही है। लॉक ने प्राकृतिक नियम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो प्राकृतिक अवस्था पर प्राकृतिक नियमों का शासन होता है और ये नियम प्रत्येक मनुष्य के लिए बंधनकारी होते हैं। ये नियम तर्क पर आधारित होते हैं और संपूर्ण मानव जाति को यह बताते हैं कि तमाम मनुष्य समान हैं, सभी मनुष्य हैं समान हैं। इसलिए मनुष्यों को एक दूसरे के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक नियम संपूर्ण मानव जाति की सुरक्षा और शांति चाहता है। जो प्राकृतिक नियम है वह यह चाहता है, जितने भी व्यक्ति हैं उनकी सुरक्षा और शांति चाहता है। इसलिए तमाम लोगों को इसका पालन करना चाहिए, इसका अनुसरण करना चाहिए और प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों को प्रत्येक मनुष्यों द्वारा लागू किया जा सकता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इन नियमों को तोड़ने वाले को दंड देने का भी अधिकार होता है, जितना कि इस नियम को भंग करने से रोकने के लिए आवश्यक है। मतलब अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसके लिए वह दंड की भी व्यवस्था करते हैं और करने की बात कहे हैं लॉक ने। इसके बाद 1688 की जो गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी इंग्लैंड में, वह उसके भी समर्थक होने के कारण लॉक ने मनुष्यों के अधिकारों का समर्थन किया है या समर्थन करते हैं। और लॉक प्राकृतिक नियमों के अनुसार समानता को सब मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार घोषित करते हैं और फिर समानता के आधार पर मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। और लॉक का जो यह सिद्धांत जो है वो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस संबंध में एक विचारक हैं मैक्सी, उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक अधिकारों का महत्वपूर्ण सिद्धांत राजनीतिक चिंतन को लॉक का महानतम योगदान है। उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं कि जो लॉक ने प्राकृतिक दशा के बारे में जो बताया है, तो उसने कहा है कि प्राकृतिक दशा में जो लोग थे, तमाम लोग जो थे, लोगों को प्राकृतिक नियम के अनुसार 3 प्रकार के जो अधिकार थे वो शुरू से ही प्राप्त थे। मैंने इसकी चर्चा पहले भी की कि 3 तरह के नियम जो थे प्राकृतिक नियम के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्तियों को प्राकृतिक नियम के अनुसार 3 तरह के जो प्राकृतिक अधिकार थे वो प्राप्त थे। और वो जो था, पहला जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार व्यक्ति को, दूसरा उसकी स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा उसकी संपत्ति का अधिकार था। लॉक के राजनीतिक चिंतन में संपत्ति का अधिकार जो है उसको सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मानते हैं लॉक जो हैं।
अपने इन तीनों प्राकृतिक सिद्धांतों का जो अधिकार है प्राकृतिक, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो प्राकृतिक, वो जो संपत्ति का जो अधिकार है उसको मानते हैं। लॉक ने अन्य अधिकारों की अपेक्षा संपत्ति के अधिकार को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। और शासन का मुख्य उद्देश्य, जो भी शासन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उस संपत्ति की रक्षा करना होता है। और उनका कहना है कि संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से, संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से मनुष्य सामाजिक समझौता करता है और राज्य किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का अपहरण व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं कर सकता है। और संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन होने की स्थिति में व्यक्ति शासन के विरुद्ध विद्रोह भी कर सकता है। ये इतना बड़ी बात उन्होंने कही। जहाँ एक तरफ हॉब्स ने राज्य के प्रति विरोध के अधिकार को व्यक्ति से छीन लेता है, वहीं लॉक ने ये कहते हैं कि अगर उसके इस संपत्ति के अधिकार का हनन होता है तो वो राज्य के अगेंस्ट जो है वो जाकर विद्रोह भी कर सकता है और कर सकता है। इतना ही नहीं, लॉक ने यहाँ तक कहा है कि सेनापति किसी सिपाही को अनुशासन भंग होने की अगर स्थिति में मृत्युदंड दे सकता है, लेकिन यह आदेश नहीं दे सकता है कि उसे अर्थदंड दिया जाए। मतलब व्यक्ति को मृत्युदंड तो दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी हाल में उसको संपत्ति से रिलेटेड कोई सज़ा नहीं हो सकती है। या संपत्ति कितना इम्पोर्टेंट उसने उस फैक्टर माना है अपने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अंतर्गत, उसको यह बताने का प्रयास है। इसके बाद है कि समझौता जो है आखिर क्यों होता है। जो प्राकृतिक अवस्था जो थी लॉक के अनुसार जो थी, उसमें 3 कमियां थीं उसके अनुसार, लॉक के अनुसार। और इन 3 कमियों को दूर करने के लिए ही जो व्यक्ति है वो जो है राजनीतिक रूप में संगठित होता है और एक समाज का निर्माण करने की सोचता है। और ये 3 कमियां क्या थी, इसमें जो पहली कमियां थी वो यह थी कि प्राकृतिक अवस्था में किसी निश्चित तथा विदित कानून का अभाव था। निश्चित और विदित कानून का अभाव था, जिसका रहना समाज या अन्य प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए आवश्यक था, जो उस समय नहीं था। इसकी वजह से जो है वो समझौता करने के बारे में सोचा लॉक ने। दूसरी जो महत्वपूर्ण जो कमियां थी वो ये थी कि मनुष्य के बीच उठने वाले मतभेदों को समाप्त करने हेतु प्राकृतिक अवस्था में किसी निष्पक्ष सत्ता का अभाव था। तो जो आपसी जो मतभेद थे उसको दूर करने के लिए जो स्पष्ट कोई सत्ता होती उसका अभाव था। इस कारण से भी जो है वो समझौता के बारे में लोगों ने विचार किया, सोचा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो कमियां उन्होंने देखी वह यह थी कि यदि व्यक्ति ठीक मार्ग पर चले तो भी प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून का उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देने वाली शक्ति जो है वो नहीं थी। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राकृतिक अवस्था में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन तीनों का अभाव था। यानी कि सरकार की बहुत ही आवश्यकता थी और इन तीनों का जो काम था वो चूँकि ठीक ढंग से नहीं हो रहा था, इसलिए इसको एस्टैब्लिश करने के लिए उसने समझौते का मार्ग जो है वो चुना और समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना या सत्ता को स्थापित करने की बात उसने कही है। अब हम देखते हैं कि जो लॉक ने सामाजिक समझौता जो बताया उसकी विशेषता क्या थी, उसमें क्या प्रमुख विशेषताएं थीं। तो इसका जो पहला जो इसकी विशेषता थी वह यह थी कि इसका उद्देश्य जो था वो प्राकृतिक स्वतंत्रता की रक्षा करना था। जो प्राकृतिक रूप में व्यक्तियों को जो 3 तरह की प्राकृतिक स्वतंत्रताएं मिली हुई थी, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, उन अधिकारों की रक्षा करना जो था इसका सबसे बड़ा पहला जो है मेन उद्देश्य जो था उसका यही था। इसी की वजह से जो है वो समझौता किया गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो बात थी उसके समझौते में कि हॉब्स की भांति जो लॉक भी जो थे उन्होंने संविदा करके
और सरकार के निर्माण जो जैसे कि हॉब्स ने जो संविदा के द्वारा जिस शासन या सत्ता का निर्माण किया, तो उस जिस तरह से वो उस सत्ता को संविदा से बाहर रखते हैं, उसी तरह से लॉक ने भी संविधान जब संविदा होता है तो वो व्यक्तियों के बीच होता है, और जब वो संविदा हो जाता है उसके बाद जिस सत्ता का जो सत्ता स्थापित होती है तो उसको उस संविदा से अलग रखने की जो है बात करते हैं। लॉक ने जो समझौते का दोहरा स्वरूप किया है। लॉक ने क्या बताया है, एक तरह के समझौते के बारे में बताया है, लेकिन लॉक ने दो बार समझौते की बात जो है वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत बताई है, जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। लॉक के अनुसार राज्य सत्ता का मूलाधार जो है वो जनता की सहमति है। मतलब कोई भी सत्ता, राज्य सत्ता जो होती है उसका मूलाधार जनमत होना चाहिए, जनता होनी चाहिए। ये उन्होंने माना है कि उनके समझौते में जो समझौता का जो आधार होगा वो जनमत होगा। इसके बाद है कि लॉक के समझौता सिद्धांत में हॉब्स के समझौते की भांति निरंकुश अथवा स्वेच्छाचारी शासक का निर्माण नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, उसकी शक्ति जो है वो मर्यादित तथा उसके उद्देश्य जो होते हैं वो निश्चित किए हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने हॉब्स की भांति अपनी सारी शक्तियाँ उसको सौंप दी और वह एक स्वेच्छाचारी शासक बन गया, और हमें तो अधिकार भी नहीं है कि हम उससे वो शक्तियाँ वापस ले लें, है ना। नहीं तो फिर हम प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे, उस बर्बरता की अवस्था में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो हॉब्स ने जिस शासक की स्थापना करने की बात कही है, वो शासक जो होगा उसकी शक्तियाँ जो होंगी वो मर्यादित होंगी, और उसका उद्देश्य जो होगा वो एकदम निश्चित होगा कि उसे क्या करना है। और इसकी जो अगली जो विशेषता है वो यह है कि लॉक ने शासन के विरुद्ध जो विद्रोह करने की जो है लोगों को जो है वो अनुमति देते हैं। जैसा कि हॉब्स ने उनकी ये जो अधिकार था लोगों की वो छीन लेते हैं, नहीं देते हैं अपने समझौतावादी सिद्धांत में, लेकिन लॉक ने शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार जो है वो जनता को देते हैं। शासन के आदेश से ही जनता की प्राण रखी जाती है या रक्षा की जाती है। ये बातें उन्होंने कहा है। अब हम देखेंगे कि जो लॉक का संविदा जो संबंधी विचार था उसका अध्ययन करने के बाद जो हमारे सामने जो राज्य की अवधारणा आती है या राज्य का जो स्वरूप आता है उसकी क्या विशेषता है, उस राज्य का जो स्वरूप हमारे सामने आता है तो उस राज्य के स्वरूप की क्या विशेषता है, उसमें कैसा राज्य होगा, समझौते के बाद वह राज्य जो बनेगा वह किस तरह का राज्य होगा, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो उस राज्य की जो पहली विशेषता यह होगी कि जो राज्य का जो है का उद्देश्य जो होगा वह क्या होगा, कल्याण करना होगा। और लॉक ने जिस राज्य की बात की है वह जनता के लिए है, ना कि राज्य के लिए है। मतलब जनता के लिए उस राज्य को बनाया जाएगा और उसका काम राज्य का सिर्फ जनता का कल्याण करना होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ उसकी विशेषता है उसके राज्य की, वह यह है कि लॉक ने राज्य का आधार जो है वो जनता की सहमति बताई है। मतलब जनता की सहमति से ही राजा जो है वो शासक बनेगा या शासक रहेगा। तो उसमें उसने जनता की सहमति राज्य का जो है आधार बनाया है, उसमें जनता की सहमति अनिवार्य है, उसकी आवश्यकता है। और तीसरी जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता उसने बताई है वह यह है कि जो लॉक द्वारा प्रतिपादित जो राज्य होगा वह क्या होगा, संवैधानिक राज्य होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट होगा। दूसरे शब्दों में जो लॉक का राज्य जो होगा वो कानून के शासन के अनुसार, यानी कि रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली चलेगा। यहाँ पे कोई जिसकी लाठी उसकी भैंस या मत्स्य न्याय वाली जो शासन व्यवस्था नहीं होगी। कानून के आधार पर वह शासन व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इसके बाद जो अगली विशेषता उसने बताई है कि लॉक ने हॉब्स की भांति निरंकुश नहीं है। लॉक का जो राज्य है
वो हॉब्स के राज्य की भांति जो है वो निरंकुश नहीं है, क्योंकि उसके राज्य में विधि का शासन होगा। निरंकुश क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह कानून के अनुसार चलेगा, तो वहाँ पे कभी निरंकुश नहीं हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि जनता की सहमति उसमें होगी, तो वह और उसका काम लोक कल्याण होगा, तो वो कभी भी जनता के लिए न्यायी काम जो है वो नहीं कर सकेगा। उसके बाद जो इसकी अगली जो पांचवी विशेषता बतलाई गई है वह यह है कि जो राज्य को सहिंसु राज्य जो है वो का नाम दिया गया है। लॉक ने अपने राज्य को सहिंसु राज्य का नाम दिया है। और सहिंसु राज्य जो है के नामकरण के पीछे कारण क्या था? तो कारण यह है कि लॉक ने राज्य के विभिन्न धर्मावलंबी, जो राज्य में बहुत अलग अलग धर्म के लोग जो रहते हैं और उनके अलग अलग विचार होते हैं, तो उन सभी अलग अलग धर्मावलंबियों के लंबियों का, उनके विचारों का जो है वो आदर और सम्मान होगा उस राज्य में। इसलिए उसने उसे राज्य को सहिंसु कहा है। ठीक है। उसके बाद जो अगली जो इसकी विशेषता है वह यह है कि लॉक के राज्य का कार्य जो होगा वो सीमित एवं नकारात्मक होगा। लॉक का राज्य केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा, जैसे नियोजनात्मक कार्यों का संपादन करेगा। और इसकी एक और विशेषता बताई गई है, वह क्या है कि लॉक ने राज्य को उदारवादी राज्य भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि लॉक के राज्य को उदारवादी राज्य कहने के पीछे कारण यह है कि उसके राज्य का आधार जो है वो क्या है? जनता की सहमति है। और उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य जन कल्याण है। और वह क्या है? सहिंसु राज्य है, और वह मर्यादित राज्य है, और वह जनता को विशेष परिस्थितियों में विद्रोह करने का अधिकार देता है। और इस तरह से हम अगर देखें जो लॉक के राज्य में जो नारी हैं, महिलाएं हैं, और जो भी निर्धन लोग हैं, सभी लोगों को नागरिकता से वंचित करने जैसे अप्रजातांत्रिक कदम उठाए गए हैं। मतलब लॉक के राज्य में नारियों एवं निर्धनों को नागरिकता से वंचित करने जैसे अप्रजातांत्रिक कदम उठाए गए हैं, तथापि शासकों पर नैतिक प्रतिबंध लगाया गया है। और अपने शासकों और अपने शासितों के प्रति उत्तरदायी उसको बनाना है। और शासन को विधि के अधीनस्थ कर दिया गया है, और शक्ति पृथक्करण को प्रभावी बनाकर बहुमत जो है में आस्था रखकर एवं शांतिपूर्ण सुधारों पर बल देकर लॉक ने उदारवाद के प्रमुख तत्वों का प्रतिपादन किया है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो उसका लॉक का जो राज्य है वह जो है एक तरह से उदारवादी राज्य है। तो ये कुछ बातें थी जो हम लोगों ने चर्चा की, जो लॉक से संबंधित थी, और उसने किस तरह से जो है वह एक संवैधानिक राज्य, निषेधात्मक राज्य का प्रतिपादन किया। साथ ही साथ उसने सीमित सत्ता वाले राज्य की बात की, राज्य का आधार जन सहमति को माना, और राज्य को कल्याण का एकमात्र साधन उसने बताया है। तो ये उसके जो समझौते के बाद जो उसकी जो राज्य का जो स्वरूप होगा वो इस तरह का स्वरूप होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि राज्य किस तरह से जो राज्य जो है उसको उसमें, और हॉब्स जो इसके पहले विचारक थे उन दोनों के प्राकृतिक अवस्था में क्या डिफरेंसेस थे, उनकी प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्यों की दशा का वर्णन किया गया, व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन किया गया, उसमें किस तरह से डिफर थे, और किस तरह से लॉक ने एक जो है वो उदारवादी शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक विधि के शासन के अंतर्गत शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया। और जो भी लोकतांत्रिक या एक अच्छी शासन प्रणाली के जो गुण हैं उन सभी को उसने उस संविदा के अंतर्गत एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। और उसने बताया कि जो प्राकृतिक जो हमारे अधिकार हैं वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलते हैं,
और वह हर हाल में जो है वो राज्य का काम उन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है लॉक ने बताई है। इसमें जो और भी उसके और भी विचारधाराएं हैं, अलग अलग जो चीज़ों पर उन्होंने बातों को बताया है, इसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास जो है हमारा यहीं समाप्त होता है। अपने नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।